कहानी का स्वरूप और विकास। कल थोड़ा छूट गया था हमारा, इम्पोर्टेंट था वो। जो कहानी के विभिन्न तरह की कहानियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि कहानियों का जो वर्गीकरण किया गया, चरित्र प्रधान कहानियों के बारे में हमने देखा, या वातावरण प्रधान कहानियाँ, कथानक प्रधान कहानियाँ, कार्य प्रधान कहानियाँ। तो बाद में जो कहानियाँ आई, उसके बाद जो कहानियाँ थी वो थी यथार्थवादी कहानी। यथार्थ कहने से उसकी समस्याओं को, जीवन की वास्तविकता या उसकी समस्याओं को यथासंभव इस तरह से जो है प्रस्तुत करना ही यथार्थवाद है। और उसकी जीवन की विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां हैं उसको कहानी में प्रस्तुत करना यथार्थवादी कहानी। प्रेमचंद के बारे में चर्चा कर रहे थे उसमें। और मनोवैज्ञानिक कहानी भी हमने देखा कि जो केवल बाहरी यथार्थ को महत्व न देते हुए मानसिक जगत के यथार्थ को बताना, वो मनोवैज्ञानिक कहानी थी। उसके बाद नई कहानी की नींव के बारे में भी हमने चर्चा की कि नई कहानी 1954 के आसपास, या जो कहानियां हमने चर्चा की थी वो नई कहानी की ही कथाकार थे। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, वो सब नई कहानी थी। उसके बाद कहानी, कहानी कहने से कहानी का विकास नई कहानी की पृष्ठभूमि से हुआ था। 1960 और 62 के बीच कहानी का प्रयोग हुआ और इसी कहानी के विरुद्ध रखने की चेष्टा की गई। नई कहानी के प्रारंभ में कुछ समय बाद ही कहानी का आरंभ हुआ। और ये विरोध में आने वाली कहानियों, विरोध में जो कहानी में आने वाली जड़ता को तोड़ने के लिए था और कहानी के नए जीवन संदर्भ को जोड़ने के लिए था। लेकिन इसकी परिणति बहुत सार्थक नहीं रही। कहानी, नई कहानी के परिप्रेक्ष्य में जो कहानी लिखी गई, तो उसके बाद सचेतन कहानी का समय आता है। सचेतन कहानी का प्रारंभ महिम सिंह द्वारा किया गया। 1964 में 1964 में आधार नामक पत्रिका का सचेतन कहानी विशेषांक प्रकाशित हुआ, जिसे इस आंदोलन का प्रारंभ माना जा सकता है। तो वास्तव में सचेतन कहानी ने नई कहानी पर आरोप जो लगाए थे कि बिल्कुल सही नहीं है, कि नई कहानी में पश्चिम के तत्व भर नहीं थे। ये व्यापक भारतीय परिवेश की कहानियां थी जिनमें बदलता भारतीय प्रतिबिंबित हो रहा था। इसके अतिरिक्त सचेतन कहानीकार जो थे, कहानी प्रगतिशील परंपरा से दूरी बनाए रखना चाहते थे सचेतन कहानीकार। उसके बाद समानांतर कहानी चलती है, जिसे हम कहते हैं हिंदी साहित्य का आंदोलन, जो कमलेश्वर द्वारा 1972 के आसपास किया गया था, जब वह सारिका पत्रिका का संपादन कर रहे थे कमलेश्वर जी। तो उस समय कमलेश्वर ने इस समानांतर कहानी आंदोलन के बारे में चर्चा किया है। समानांतर कहानी आंदोलन का कहानी में क्या होता है, आम आदमी को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया था। आम आदमी कहने से क्या, कमलेश्वर ने उसे एक संश्लिष्ट व्यक्तित्व के रूप में परिभाषित किया था। समांतर कहानी में प्रतिबद्धता से मुक्त होकर जनता और जनजीवन से जुड़ने की आकांक्षा थी, लेकिन यहाँ एक प्रकार का अमूर्तन भी काम करता है जो नई कहानी से थोड़ा अलग था। समांतर कहानी में बाद के आलोचकों ने इसे आम आदमी के नाम पर आम आदमी के विरुद्ध लड़ी जा रही लड़ाई बताया गया समांतर कहानी। उसके बाद जनवादी कहानियों ने जनवाद को अपना आधार बनाया, जो मनुष्य के मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, दलित वर्ग को अपनी कहानी में केंद्र रखा गया। वह जनवादी कहानी के रूप में प्रकटित हुई। सक्रिय कहानी, दलित कहानी की आज हमने सुबह चर्चा भी की थी। दलित कहानी पढ़ी
स्त्रीवादी कहानी, नारी को केंद्र में रख कर लिखी गई कहानी, स्त्रीवादी कहानी। तो कहानी के विभिन्न रूप में समाज के साथ परिवर्तन आया, और साथ ही साथ प्रेमचंद के समय की यथार्थवादी कहानी के उदय और विकास के पीछे समाज के प्रति विशेष प्रकार का उत्तरदायित्व का बोध था, जिसकी पृष्ठभूमि जो है भारत की स्वतंत्रता आंदोलन था। तो कहानी की आलोचना जो हुई, कहानी के हिंदी साहित्य में जो कहानी की आलोचना का आरंभिक विकास के रूप में अगर हम देखते हैं, तो काफी संघर्षपूर्ण रही है हिंदी आलोचना के विकास की स्थिति। उसको स्वीकृति पाने के लिए कहानी को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। हिंदी में कई आलोचकों ने कहानी पर काम किया, लेकिन कहानी की आलोचना को एक संगठित और उन्नत स्वरूप प्राप्त करने में काफी दिक्कतें आई थी। ज्यादातर जो भी उत्कृष्ट काम कहानी की आलोचना के क्षेत्र में हुआ है, वह इधर उधर बिखरा हुआ था, और कुछ उत्कृष्ट पुस्तकें भी उपलब्ध थी, और लेखकीय असंगठित जो है संग्रह है। बेशक कुछ अपवाद भी है। अगर हम हिंदी साहित्य में आलोचना की बात करें, कहानी के आलोचकों की दिलचस्पी बहुत ही बढ़ी है आगे कहानी की आलोचना में संगठित आधार देने के लिए। आज भी हिंदी कहानी में आलोचना का विकास देखा जा रहा है और लगातार जारी भी है। तो जो आजकल इधर कुछ विमर्शों ने हिंदी कहानी की आलोचना को गहराई से प्रभावित किया है, जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, वह कहानियों में प्रमुख है। इन विमर्शों ने कहानी और कहानी आलोचना के परिदृश्य में बहुत बदलाव आ गया। कहानी लेखन और आलोचना के क्षेत्र में दलित और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इसी का प्रमाण है। अब कहानी आलोचना पारंपरिक मानदंडों को और पूर्वाग्रह को चुनौती देते हुए कहानी विधा अब तक अनछुए पहलू को बेबाकी से पड़ताल करती दिख रही थी। तो कहानी की आलोचना का साहस जो है बहुत ही उम्मीदें जगा रहा है, कहानी की आलोचना करना। तो ये तो थी कहानी के बारे में जो हमने चर्चा किया, कहानी की आलोचना परंपरा या फिर कहानी के सिद्धांत और स्वरूप, कहानी की जो वस्तु शिल्प होता है, कहानी का वर्गीकरण, अकहानी, अचेतन कहानी या जनवादी कहानी, स्त्रीवादी कहानी, इन सबका जो कहानी तो हमने देख लिया। पर अब कहानी विश्व साहित्य में क्या परिदृश्य है कहानी का, यूरोप में कहानी कैसी है, अमेरिका में कैसी है, एशिया में कैसी है, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों की कहानियां कैसी है, उसको हम देखेंगे इस खंड में। क्योंकि कहानी विधा का विश्व परिप्रेक्ष्य, यूरोप में अगर कहानी को हम देखें, कहानी का हम आधुनिक काल में ही एक जो है गद्य रूप में जीवन के यथार्थ की कल्पनात्मक पुनर्सृष्टि करना ही कहानी का मूल उद्देश्य रहा है। कहानी की अपनी एक अलग विशेषताएं होती है। तो कहानी की विशेषताओं को निर्माण करने में यूरोप का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यूरोप के विभिन्न देशों में कहानी की विकास यात्रा को हम यूरोप में कहानी को उस मौखिक परंपरा से जोड़ा जाता है, जैसे होमर के महाकाव्य इलियड, ओडिसी, उससे देखा गया। तो यूरोप में जो फ्रांस में कहानी अगर हम देखते हैं, फ्रांसीसी कहानी, आधुनिक कहानी के विकास में फ्रांस की भूमिका महत्वपूर्ण है। बाल्जाक जैसे लेखकों ने कहानी में न सिर्फ यथार्थवाद की जमीन तैयार की, बल्कि उसको
मुकम्मल अभिव्यक्ति दी। बाल्जाक और फ्रांस का कहानी क्षेत्र में जो योगदान है वो इस कहावत से पता चलता है कि 19वीं शताब्दी बाल्जाक और फ्रांस की शताब्दी है। 19वीं शताब्दी का वो समय कहानी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था फ्रांस में। आज की कहानी में जो भी तत्व हैं उसकी सशक्त अभिव्यक्ति पहली बार वहां वही देखने को मिली थी। बाल्जाक की महत्वपूर्ण कहानी संग्रह थी लॉ कॉमेडी ह्यूमन, लॉ कॉमेडी ह्यूमन यानी मानवीय कॉमेडी में संकलित थी। बाल्जाक की कोशिश थी कि उस समय फ्रांसीसी समाज के सभी वर्गों को और चित्रित करना ही कहानी में उनका मूल उद्देश्य रहा है। तो बाल्जाक ने कहानी विद्या कहानी की जो विधा थी उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। कहानी के उसके पारंपरिक ढांचे से अलग बिल्कुल उसका एक अलग रास्ता बनाया और बाल्जाक सफल भी हुए हैं। बाल्जाक की कहानियों का केंद्र क्या होता था? फ्रांसीसी कहानियां। यूरोप में अगर फ्रांस की कहानियां अगर बात करें तो उनका केंद्र बिंदु चरित्र और वातावरण है, जिसके चलते वो पूरे समाज को दिखाते हैं कहानी में। तो 19वीं सदी के पहले बाल्जाक के अतिरिक्त अन्य फ्रांसीसी कथाकार भी थे, अलेक्जेंडर ड्यूमा, अल्फ्रेड दे विग्नी। बाल्जाक की कहानियों के उल्टे ये लेखक ने रोमानी कहानियों के लिए जाने जाते थे। जिस तरह से हमारे देश में भी पहले मनोरंजन प्रधान कहानियां लिखी जाती थी, फिर बाद में वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है कि उसके पीछे समाज सुधार की भावना हमें दिखती है। तो हम देखते हैं बाल्जाक के अलावा होरेस मेरमी का नाम भी फ्रांसीसी कहानीकारों में बहुत ही फेमस है। उनकी कहानियों में लोक संस्कृति, स्थान यानी आंचलिकता और रोमानी सम्मोहन का प्रमुख तत्व दिखाया गया है। इनकी कहानियों की वस्तुनिष्ठता और विवरणात्मकता यथार्थवाद के करीब है और उनकी प्रमुख कहानियां हैं मोतिया फाल्केन, कोलंबा, कार्मेन आदि। ये तो 19वीं शताब्दी के पहले के कहानीकार। 19वीं शताब्दी के बाद के जो कहानीकार हुए उनमें लाबेर, मोप्सा और जोला। लाबेर का प्रसिद्ध कहानी संग्रह था थ्री टाइल्स। इसमें 3 कहानियां संग्रहित थी, ए सिंपल हार्ट, द लीजेंड ऑफ सेंट जूलियन, हॉस्पिलेटर और हेरोडियस। तीनों कहानियों की शैली एक दूसरे से अलग थी। ए सिंपल हार्ट जो कहानी थी वो तत्कालीन समाज में व्याप्त धन लोलुपता का चित्रण करती थी और हॉस्पिलेटर कहानी का जो परिवेश था वो मध्यकालीन परिवेश था और यह परिवेश कहानी के पात्रों को संचालित करता है। हेरोदियस का जो घटनाक्रम था वो मात्र एक दिन का घटनाक्रम था, उसको ही कहानी बना दिया गया। हमारे भी हालांकि हिंदी में ऐसी कहानियां लिखी गई है, किसी एक क्षण को लेकर दोपहर का भोजन जैसे, हाँ, गर्मियों के दिन एक समय एक घटना को लेकर कहानी बना दी गई। इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की विविधता जरूर थी उस समय कहानियों में, बल्कि उनके कहानी संग्रह में पात्रों की भावना और सामाजिक शक्तियों के बीच संघर्ष को दिखाया गया। मोप्सा एक ऐसे फ्रांसीसी लेखक हैं जिनकी सबसे ज्यादा ख्याति उनकी कहानियों के आधार पर ही हुई। फ्रांस में मोपासा एक ऐसे फ्रांसीसी लेखक है, कहानी के लिए ही वो फेमस हुए।
अन्य फ्रांसीसी लेखक जैसे हमने चर्चा की बाल्जाक, लोबेर महत्वपूर्ण कहानियां लिखने के बावजूद भी वो उपन्यासकार के रूप में फेमस होते हैं, पर मोपाशा ने विडंबना, सामाजिक आलोचना, आदर्शवाद, मनोविज्ञान के आधार पर बहुत सारी कहानियां लिखी। उनकी कहानियों में तत्कालीन फ्रांस की सर्वसुलभ स्थितियां हम देख सकते हैं। उनकी कहानियों में मृत्यु, भय, पाखंड, सुख, स्त्रियों का शोषण, किसानों से लेकर विभिन्न प्रकार की समस्याओं को विभिन्न चरित्रों के माध्यम से हमारी फ्रांसीसी कहानी में दिखाते हैं। और उनके जीवन काल में ही उनकी कहानियां फ्रांस के बाहर ही फेमस हो चुकी थी। तो कहानीकार मोपासा को एक अलग विशेष योग्यता हासिल थी। उन्होंने अपनी वाक चातुरता से न्यूनोक्ति का प्रयोग करके संवादों में कलात्मक आस्वादन उत्पन्न किया। इसके बाद एमिल जोला की कहानियां प्रकृतिवाद की प्रवर्तक बनी थी। जोला ने जो 19वीं शताब्दी को विज्ञान के प्रभुत्व वाली शताब्दी के रूप में देखा। उनके प्रमुख कहानी संग्रह थे स्टोरीज फॉर निनॉन, ए सोल्जर ऑनर एंड अदर स्टोरीज, मादाम सुरदिम इत्यादि। और उनकी कहानियां साहित्य का उद्देश्य मनुष्य और प्रकृति को वैसे ही चित्रित करना है जैसे वास्तव में एग्जैक्टली जैसा दिखता है वैसे ही कहानी में दिखाओ। ये तो 19वीं सदी का प्रारंभिक कहानियां था, पर 20वीं सदी की फ्रांसीसी कहानी में बदलाव आया, शिल्प के स्तर पर बदलाव आया, 2 विश्व युद्धों का साक्षी बना। इस शताब्दी में 19वीं सदी के भय तथा आशंकाएं अधिक तीव्र हो उठी थी। भयानकता, भयावहता, लाचारी, शोषण नए तरीके से सामने आई। साथ ही मानवीय जिजीविषा, करुणा, सहानुभूति अनुभव फ्रांसीसी समाज का एक हिस्सा था। और 20वीं शताब्दी में फ्रांस में स्त्री लेखन को एक नई धार मिली। तो नए बोध के कहानीकारों में आंद्रे जिद का नाम महत्वपूर्ण है। जिद की कहानियां फ्रांसीसी परंपरा के नैतिकता बोध को नया मोड़ देती है। 19वीं शताब्दी की जो फ्रांसीसी कहानी समाज को केंद्र में लिखी गई थी, मगर जिद की कहानियां केंद्र व्यक्तित्व है, समाज को नहीं। व्यक्ति केंद्रित कहानी, समाज केंद्रित कहानी नहीं लिखी गई। इसी प्रकार लेखक अनातोले फ्रांस के अच्छे कहानीकार हैं। वह भी लोकप्रिय कथाकार हुए। आल्बेर कामू, वह भी एक प्रसिद्ध ख्यातिकार कहानीकार थे। उनका कहानी संग्रह था एक्जाइल एंड द किंगडम, जो फ्रांसीसी और विश्व कहानी में एक अलग हैसियत रखता है। तो फ्रांसीसी कहानी में स्त्री लेखन भी उसी समय आया। स्त्री लेखन, नारी लेखन जब हम बात करते हैं, जैसे हमारे हिंदी साहित्य में भी स्त्री लेखन बाद में आया, एक अलग पहचान मिली। मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, उषा प्रेमबदा, इन सबको लेकर जो स्त्री लेखन का एक समूह बना। फ्रांस में स्त्री लेखन कैसे? मदाम लफायते, मदाम स्टाइल, जॉर्ज सेंट सिमेन दो बोआ, कोलेत, मार्गुरिट दुरा और नताली सोरोत जैसी लेखिकाओं ने अपनी कहानियों में स्त्री दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया।
जॉर्ज सैंड 19वीं शताब्दी की फ्रेंच लेखिका थी। उनकी कहानियों में रोमानी आंदोलन का हिस्सा देखा जा सकता है। फ्रेंच लेखिका कोलेट ने रोजमर्रा के मानवीय अनुभव और समस्याओं को कहानी का विषय बनाया। कोलेट का प्रमुख कहानी संग्रह था द स्टोरीज ऑफ कोलेट। बीसवीं शताब्दी की फ्रेंच लेखिका मार्गुरिट दुरा ने भी बहुत सारी महत्वपूर्ण कहानियां लिखी। दुरा की जो कहानियां स्त्री और नारी की सहनशीलता उसको रेखांकित करती है दुरा, जो अक्सर कल्पना शक्ति के आवेग और प्राकृतिक आपदाओं के समक्ष लाचार नजर आती है। उनकी प्रसिद्ध कहानी है द बो। 20वीं शताब्दी की एक अन्य फ्रांसीसी लेखिका है नताली सरोत। उन्होंने भी अपनी कहानियों में मानव बोध को दिखाया है। लेखिका फ्रांसवा सेगान की कहानियों में निठल्ले अमीरों के जीवन के स्वार्थी और खतरनाक पहलुओं को दिखाया गया है। सिल्कन आइज और इंसिडेंटल म्यूजिक स्टोरीज इनके कहानी संग्रह है। ये तो महिला कथाकार थी। फ्रांस के कथा के बारे में हमने चर्चा की। अब एशिया में ब्रिटेन की बारे में बात करते हैं। ब्रिटेन का जो विश्व साहित्य में कहानी को प्रतिष्ठित करने की महत्वपूर्ण भूमिका ब्रिटेन ने निभाई थी। सही मायने में ब्रिटेन में आधुनिक कहानी का आविर्भाव 19वीं शताब्दी में ही हुआ था। सर वाल्टर स्कॉट ने अपनी कहानियों में इतिहास की पुनर्सृष्टि की। स्कॉट ने इतिहास को आधार बनाकर जो कथा साहित्य रचा उसी को ही आगे कथा लेखकों की पीढ़ी जो है ऐतिहासिक दृष्टि अपनाने को प्रेरित करते हैं। स्कॉट के प्रमुख कहानी संग्रह है वंडरिंग विलेज टेल, क्रॉनिकल्स ऑफ कैननमेट, डेथ ऑफ द लेयर्स जॉब, द टेपेस्ट्रीड चैम्बर आदि। तो रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने रहस्य रोमांच से भरपूर कहानियां लिखकर ब्रिटेन कहानी का एक अलग पाठक वर्ग तैयार किया। एक अलग पाठक वर्ग तैयार हुआ रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश कहानी में को वयस्क बनाने का श्रेय चार्ल्स डिकेंस को जाता है, क्योंकि इन्होंने सामाजिक यथार्थ को प्रतिष्ठा और लोकप्रियता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थर कोनन डॉयल ने जासूसी कहानियां लिखी। जिस तरह से हमारे हिंदी में जासूसी उपन्यास दिलस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने का शुरुआत की थी चंद्रकांता बाबू देवकी नंदन खत्री ने, गोपाल राम गहमरी ने, उसी प्रकार ब्रिटिश में आर्थर कोनन डॉयल ने जासूसी कहानियां लिखी और शर्लॉक होम्स जैसा जासूसी चरित्र गढ़ा। कोनन हत्या और अपराध जैसी गुत्थी को सुलझाने के कार्य कारण संबंधों की भूमिका अपने कहानियों के विषय बनाते हैं। जासूसी कहानियों में और क्या रहेगा। जासूसी कथा की इनकी आगे परंपरा को आगे बढ़ाने वाले फिर लेखिका जो थी अगाथा क्रिस्टी, इन्होंने जासूसी कथा को आगे बढ़ाया ब्रिटेन में। डिकेंस की यथार्थवादी परंपरा को अपनी कहानियों में ऑर्नाल्ड बेनेट ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहानियों में आंचलिकता को प्रतिष्ठित किया। आंचलिक कहानी डिकेंस की यथार्थवादी परंपरा को फिर आगे बढ़ाया ऑर्नाल्ड बेनेट ने। आंचलिक कहानी, जिस तरह से हम फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी पढ़ रहे थे, ब्रिटेन में आंचलिक जीवन के सूक्ष्म विवरण, वहां के वातावरण, वहां के चरित्र को दर्शाने की चेष्टा की।
और अंग्रेजी कहानी के विकास में जोसेफ कॉनरेड का योगदान महत्वपूर्ण है। पोलिश होने के बावजूद उन्होंने अंग्रेजी भाषा में कहानियां लिखी। अंग्रेजी में प्रतिष्ठित लेखक बने जोसेफ। माना जाता है कि कॉनरेड ने 19वीं शताब्दी की अंग्रेजी कहानी को शिल्प, तथ्य और मूल्यों का उस नवीन राह पर मोड़ा जो 20वीं सदी की कहानियों तक पहुंची। जैसे इनका कहानी संग्रह था टेल्स ऑफ अनरेस्ट, यूथ नैरेटिव एंड अदर स्टोरीज, टाइकून एंड अदर स्टोरीज, ए सेट ऑफ सिक्स आदि। इसी प्रकार ब्रिटेन में अगर कहानी की बात करें, डी.एच. लॉरेंस, रुडयार्ड किपलिंग, जेन जॉयस, इनके माध्यम से ब्रिटेन में कहानी विधा में अनेक परिवर्तन आए। समरसेट मॉम की कहानियां भले ही आलोचकों को पसंद ना आई हो, पर पाठकों के बीच लोकप्रियता है। आलोचकों की अपेक्षा के बावजूद समरसेट मॉम की जो है कुशल शिल्पकार और व्यंग्यकार के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। उन्होंने कहानी में मनोरंजन को तो महत्व दिया, उसके साथ साथ शिक्षाप्रद कहानियां लिखी। कहानी मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा देने वाली विधा माना है। एवलिन वॉ ने आधुनिक जीवन की आध्यात्मिक रिक्तता को आधार बनाकर कहानी लिखना शुरू किया। प्रथम विश्व युद्ध से पहले ब्रिटिश कहानीकारों में हेक्टर ह्यू मुनरो साकी का नाम उल्लेखनीय है। उनकी कहानियां प्रथम विश्व युद्ध के पहले ही विभिन्न प्रकार के समाज में होने वाले खोखलेपन को, मिथ्याभिमान को उजागर करता है। जब 20वीं शताब्दी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी का अभूतपूर्व विकास होने लगा, विज्ञान आधारित कथा साहित्य को पनपने का पर्याप्त अवसर दिया गया, तो यहां पर लेखक के रूप में H.G. वेल्स और आर्थर सी क्लार्क को काफी प्रतिष्ठा मिलती है। दोनों लेखकों की चिंता यह थी कि विज्ञान किस तरह से निरंतर प्रगति और उसके खतरनाक प्रयोगों के बीच मानवता का भविष्य कैसा होगा, उसके बारे में वह चर्चा करते थे। क्योंकि 20वीं शताब्दी में जीवन की यांत्रिकता, नैतिक खोखलापन, युद्धों की भयावहता, तबाही, उसको दिखाया गया। इस तरह ब्रिटिश कहानी में लेखिकाओं की भी समृद्ध परंपरा रही है। अगाथा क्रिस्टी और पी.डी. जेम्स जैसी लेखिकाओं ने जासूसी और रहस्य रोमांस से भरपूर विषय पर पुरुष वर्चस्व को द्योतक माने जाते थे, जो उनके ऊपर कहानियां लिखी। उन्होंने सदियों से पददलित शोषित नारी की आशा, आकांक्षाओं को, चिंताओं को कहानी में एक नया स्वर दिया है। उनकी प्रमुख कहानियां हैं एन ए जर्मन पेंशन, बिल्स, द गार्डन पार्टी, द डव्स नेस्ट इत्यादि। और ड्यू मारियो को स्त्री पुरुष की भिन्न मनोदिशाओं से उपजने वाले तनाव का चित्रण करने में महारत हासिल की। उन्होंने स्त्री पुरुष के जो तनाव उसको माध्यम बनाकर कहानी लिखने की जो है भूमिका निभाई है। कहानियों में अकेली स्त्री की चिंता, बेरोजगारी, दाम्पत्य जीवन, असंतोष, त्रासदी आदि विषयों को उन्होंने उठाया है।
ये थी ब्रिटेन की कहानी। अब एशिया में जर्मनी की कहानी कैसी थी? जर्मनी में जो है कहानी विधा को फेमस करने के लिए ग्रिम बंधु जो थे, जेकब ग्रिम और विल्म ग्रिम, विल्म ग्रिम और जेकब ग्रिम दोनों ही का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके द्वारा जर्मन जो परिकथा के संग्रह को काफी लोकप्रियता मिलती है। उनकी कथा शैली बहुत ही सादगी युक्त है, बहुत ही साफ है, बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रभावित करती है जो है ग्रिम बंधु की कहानियां। उनके प्रमुख कहानियां है हेटेसी पिसेज, इन कोल्टस मैनर, लिटिल जैक्स, द सेरापियन ब्रेदरेन, प्रिंसेस डेम्ब्रिला आदि। परंतु थॉमस मान ने जर्मन कहानी में यथार्थवादी परंपरा को नया मोड़ दिया। थॉमस मान ने समाज के किस तरह से बंजरपन को चित्रित करने की समस्या को दिखाया और 20वीं शताब्दी में मनुष्य द्वारा भोगी गई भयानक जो विभिन्न प्रकार से विद्रूपताएं मान की कहानियों का विषय बनी। इसी प्रकार बर्तोल्ट ब्रेख्ट की कहानियां 20वीं सदी में सांस्कृतिक संकट को व्यंग्यात्मक सुर से संबोधित करती हुई कहानियां नजर आती है। ब्रेख्ट की कहानियां नाजीवाद और फांसीवाद के खिलाफ मनुष्य की किस तरह से अदम्य जिजीविषा का संघर्ष उनकी कहानियों की पहचान है। जर्मन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक चेतना को हाइनरिक बॉल ने अपनी कहानियों में अभिव्यक्त किया है। उनकी कहानियां जर्मन समाज में व्याप्त किस तरह से क्रूरता और अमानवीय परिस्थितियों का प्रहार करती है। उनके प्रमुख कहानी हैं 18 स्टोरी, चिल्ड्रन एंड सिविलियन 2 आदि। और जर्मन महिला कथाकारों में क्रिस्टा वोल्फ का नाम उल्लेखनीय है। वोल्फ की कहानियां स्त्रीवादी राजनीतिक चेतना की वाहक है। समाज में महिलाओं को मिलने वाला जो स्थान है उसको प्रमुख चिंता का विषय है कहानी। राजनीतिक साहस और दृढ़ता के चलते उनकी कहानियां 20वीं सदी के बाद या 21वीं सदी के पहले में ही इतिहास में किस तरह से परिवर्तनशील गति को शिद्दत से दर्ज की गई है। इसके बाद रूस में कहानी हम देखते हैं। रूसी लेखक ने यूरोप में कहानी की जो ऊंचाई प्रदान की वो अतुलनीय है। उसकी वर्णना जितना भी करें हम कम है। यूरोप में कहानी में रूस का स्थान अगर देखें, क्योंकि कहानी में लंबे समय तक यथार्थवाद का झंडा लगातार बुलंद रखने में रूस की भूमिका महत्वपूर्ण थी। यथार्थवाद यानी मैंने बताया था जीवन से जुड़ी सच्चाई, आधुनिक तत्वों से युक्त कहानी कला को रूस के अलेक्सांद्र पुश्तिन और निकोलाई गोगल ने प्रतिष्ठित किया। निकोलाई गोगल्स की कहानी इवनिंग्स ऑन ए फार्म नियर दिकांका को रूस की ही नहीं बल्कि यूरोप की आरंभिक आधुनिक कहानी के रूप में जाना जाता है। यूरोप की आरंभिक आधुनिक कहानी के रूप में निकोलाई गोगल की कहानी इवनिंग्स ऑन ए फार्म नियर दिकांका। गोगोल की कहानियां तत्कालीन रूस की सामाजिक जो है विद्रूपताओं पर व्यंग करती हुई नजर आती है। मानवीय करुणा और उल्लास का अद्भुत सम्मिश्रण जो है हम देखते हैं गोगोल की कहानियों में हमें देखने को मिलता है। इसमें साधारण से लेकर साधारण, आश्चर्यजनक तक, श्रमिक से लेकर कुलीन तक, सूक्ष्म लेकर स्थूल तक विस्तार है। इसके अलावा इवेन तुर्गनेव ने जारकालीन रूसी समाज की कुटिलताओं और किसानों की दयनीय स्थिति का क्रांतिकारी चित्रण किया है अपनी कहानियों में।
फ्योदोर दोस्तोयेवस्की ने रूसी कहानी में मनुष्य के मनोजगत की विविधतापूर्ण सृष्टि को दिखाया है। अंतोन चेखव के कहानी में व्यंग और विनोद का स्वर दिखाई देता है रूसी कहानी में। और रूसी कहानी में यथार्थवाद के सर्वोच्च शिखर पर लेव टोल्स्टॉय और मैक्सिम गोर्की की कहानियां मिलती है, जो फेमस है। मैक्सिको गोर्की की कहानी, मैक्सिम गोर्की की कहानियां में यथार्थवाद, टोल्स्टॉय ने अपने जीवन के अनुभव और अपने परिवार में बीती जिंदगी और रूसी जनता की नियति को अपनी कहानियों का विषय वस्तु बनाया। उन्होंने 19वीं शताब्दी के रूसी यथार्थ के विविध पहलुओं को कलात्मक प्रामाणिकता के साथ दर्ज किया है। और मैक्सिम गोर्की की कहानी हम देखते हैं तो सामाजिक यथार्थवाद को उद्घोष करती है। रूसी जीवन के विविध चित्र उसमें उजागर किए गए हैं। और गोर्की के बाद 20वीं शताब्दी ने रूसी कहानीकारों का जोर जो है बाह्य यथार्थ के चित्रण पर उतना नहीं रहा जितना मनुष्य के अंतर जगत पर। मनुष्य के अंतर जगत के ऊपर फिर 20वीं शताब्दी के बाद रूसी कहानियों ने जगह ले ली। इसी कहानी में जो है यहीं से पश्चिमी यूरोप में आलोचकों ने रूसी कहानी में व्यक्तिवाद के आविर्भाव के रूप में ही हम देखते हैं कि किस तरह से 20वीं शताब्दी के रूसी कहानीकारों का शिल्प अधिक जटिल है। बीसवीं शताब्दी की रूसी कहानी में स्त्री कहानीकारों की भी भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। तात्याना टोल्स्टॉय रूस की प्रमुख कहानी लेखिका के रूप में प्रतिष्ठित है। उनकी कहानी पूरी तरह से मैच्योर्ड शिल्प के लिए विख्यात है, परिपक्व है। शहरी लोक भाषा और रचनात्मकता इस्तेमाल करना उनकी मूल विशेषता है। शहरी लोक भाषा के बारे में बताना उनकी प्रमुख कहानियां हैं ऑन द गोल्डन पोर्च, स्लीप वॉकर, इन ए फॉग आदि। उसके बाद हम इटली में कहानी, यूरोप में कहानी के विकास पर जब भी बात होगी इटली के बारे में तो चर्चा जरा करेंगे, क्योंकि इतालवी लेखक बेकोसिया की डिकेमरान में संकलित जो कहानियां हैं, वो यूरोप की प्रारंभिक दौर की कहानियों के रूप में माना जाता है। क्योंकि बोकेशिया ने इटली में 14वीं शताब्दी में कहानी का जो बीज बोया था, 20वीं सदी के इतालवी कहानीकार ने उसे पूरे वृक्ष में तब्दील कर दिया, जिनमें लुइगी पिरांडेलो, तामसी दी लेम्पुदेसा, इतालो कल्विनो आदि का नाम उल्लेखनीय है। यूरोप के अन्य देशों में भी अगर कहानियों की बात करें तो 20वीं सदी में ही यूरोप के अन्य देशों में कहानी का विकास हो पाया है। एक सार्थक विधा बनकर कहानी जब आई है यूरोप में, वह 20वीं सदी में ही देखने को मिल रहा है। चेक गणराज्य की प्रमुख कहानीकार फ्रेंच काफ्का और मिलान कुंदेरा। काफ्का जी की कहानियां मानवीय अवचेतन को गहराई पर जाकर देखती है। ये कहानियां सहज और सादगी युक्त गद्य शैली के लिए उल्लेखनीय है। चेक गणराज्य की जो कहानियां मिलान कुंदेरा यूरोप के समकालीन कहानीकारों के लिए जो है फेमस है, वो प्रतिष्ठित थे। नॉर्वे के कहानीकार वनो थॉम्सन और सिग्रिद उनसेद का नाम उल्लेखनीय है। पोलैंड में भी कहानी लोकप्रिय विधा बनी, उसका श्रेय हेनरिक सिंक्वेच को जाता है। स्पेन में भी जो है कहानी लेखक सार्वांतिस के डॉन कीखोते नामक उपन्यास लिखकर स्पेन ही नहीं बल्कि कथा पूरे यूरोप में कथा साहित्य की नींव डाली
मगर उनकी एक ख्याति उपन्यासकार के रूप में ही है, कहानीकार के रूप में नहीं। अगर स्पेन में अगर कहानी की मुकम्मल ऊंचाई को अगर देखा जाए, बात की जाए, तो वो 20वीं शताब्दी के कामिलो खोसो सेला ने दिलाई थी। सेला की कहानियों में ही वह हम देखते हैं राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है स्पेन में। स्वीडन में प्रमुख कहानीकार हुए हैं पेर लाग्रिक्विट्स, सेल्मा लागरलाफ और अगस्तस आदि। उन्होंने भी कई तरह की मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी कहानियां लिखी। और यूरोप में कुछ यहूदी कथाकार भी हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नात्सियों द्वारा यहूदियों के नरसंहार को आधार बनाकर बहुत सारी कहानियां लिखी गई और सदियों से यहूदियों पर शक और संशय की निगाहों से देखा गया था, उन पर अत्याचार किए गए थे यहूदियों पर। तो 20वीं शताब्दी की पॉलिश कहानियों को नया मोड़ देने में स्तानिस्ला लेम और इसाक बासविच सिंगर का नाम उल्लेख हुआ है, क्योंकि ये वह चुनिंदा यहूदी लेखक में से है जिन्होंने विज्ञान कथाओं के माध्यम से जीवन की चुनौतियों को मानववादी नजरिए से परखा है। इनकी प्रमुख कहानियां हैं द स्टोरी डायरीज, टेल्स ऑफ पिरिक्स, द पायलट्स इत्यादि। तो हम देखते हैं कि यूरोप में जो कहानी का विकास हुआ, हमने ब्रिटेन में देखा, रूस में देखा, जर्मनी में देखा, फ्रांस में देखा। तो यूरोप में कहानी की परंपरा का जो विकास मौखिक परंपरा से जोड़ा गया था, होमर के महाकाव्य इलियड, ओडिसी को जन्म दिया। आज कहानी विधा के रूप में अर्जित जो हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका प्रादुर्भाव 19वीं शताब्दी में हुआ था। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, इटली, यूरोप, अन्य देशों की कहानी की दशा और दिशा का परिचय हम पाते हैं तो हम देखते हैं कि बाल्जाक जैसे लेखक ने कहानी में सिर्फ यथार्थवाद की जमीन तैयार की थी, बल्कि उसको मुकम्मल अभिव्यक्ति भी दी थी। कहानी में लेखिकाओं की भी समृद्ध परंपरा रही है। देखो कितने सारे साहित्य में, फ्रांस में या फिर जर्मनी में या रूस में, हम सब जगह देख रहे हैं नारीवादी लेखन चल रहा है। तो इस तरह से हमने यूरोप में कहानी के बाद अमेरिका में कहानी के बारे में हम चर्चा करते हैं। विदेश में जो है विश्व साहित्य में अमेरिका का क्या स्थान है कहानी में। आधुनिक कहानी जिसे अगर सही मायने में माने जाते हो तो उसका जन्म माना जाता है कि अमेरिका में ही हुआ था। और अमेरिकी लेखक वाशिंगटन इरविंग की कहानियां रिफ वॉन विकल और द लीजेंड ऑफ स्लीपी हेलो से आधुनिक अमेरिकी कहानी की शुरुआत मानी जाती है। परंतु इससे भी पहले कई कहानियां लिखी जा चुकी थी जिसमें कहानी के तत्व सबसे ज्यादा अभिव्यक्त हुए थे। परिकथा, लोक कथा, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें कहानी के तत्व देखने को मिलते थे। उसी को आधार मानकर जो है फिर आगे रचना लिखने का श्रेय सबको जाता है। तो अमेरिका में किस तरह से कहानी का उद्भव और विकास होता है, वाशिंगटन इरविंग ने कहानी के आख्यान और शैली को पूरी तरह से बदल दिया। इरविंग ने अमेरिकी कहानी को उपदेशात्मकता की कैद से बाहर निकाला और एक ऐसी प्रभावोत्पादकता, इफेक्टिव होनी चाहिए कहानी जो है, वह दिखाया। इरविन ने इन कहानी को जिस नई राह पर मोड़ा था उस पर चलना आसान नहीं था। अमेरिकी कहानी विधा को अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बाधा यह थी कि उनके लिए बाजार का अभाव था। कहानी का ऐसा कोई बाजार अमेरिका में नहीं था जो कहानी लेखक को आलोचनात्मक अनुशंसा के साथ साथ जीविकापार्जन का साधन भी बना सके। यह एक ऐसी बाधा थी जिसने लेखक को इरविन द्वारा सुझाए गए कहानी के नवीन मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित किया।
हतोत्साहित हुए, बाजार नहीं है, पैसा नहीं आएगा, आलोचना नहीं होगी रचना की, क्योंकि रचना लिखने का फायदा क्या। फिर भी कहानी लेखक ने के रूप में इरविन की सफलता एक सच्चाई के साथ हमारे सामने आती है। 1820 और 1830 का जो समय था उसमें अच्छी अच्छी कहानियां लिखी गई। इनमें विलियम ऑस्टिन, जेम्स कॉर्क पॉन्डिंग और विलियम क्यूलन बायरेंट की कहानियां उल्लेखनीय है, और कुछ महिला कथाकार भी हुई। और इरविन को ही अमेरिकी कहानी का जनक माना जाता है। इसी तरह उस समय अनेक कहानियां लिखी गई, डरावनी कहानियां लिखी जाती थी, नैतिक कहानियां लिखी जाती थी। 1857 में जो है अटलांटिक मंथली नामक साहित्यिक पत्र का प्रकाशन शुरू होने के बाद अमेरिकी कहानी में बाजार का बनना शुरू हुआ। बाद में द गैलेक्सी, लिपन कार्ड्स मैगजीन, द सेंचुरी मैगजीन आदि कई मैगजीन हुआ, तो बाजारवाद शुरू हुआ। 19वीं सदी के अंत में यथार्थवाद के हृदय के साथ अमेरिकी कहानी में महत्वपूर्ण मोड़ आता है। फिर न्यू इंग्लैंड की अमेरिकी लेखिकाओं ने भी यथार्थवाद के लिए एक अलग तरह का रास्ता बनाया, और जो है यथार्थवाद के ऊपर अनेक कहानियां लिखी गई। 19वीं शताब्दी के लास्ट तक अमेरिकी कहानी में प्रकृतवाद की अभिव्यक्ति हुई। कुछ आलोचकों ने इसे यथार्थवाद की ही अपरिष्कृत अभिव्यक्ति मानी है। प्रकृतवाद और यथार्थवाद में महत्वपूर्ण अंतर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रकृतवाद जो है वैज्ञानिक निर्धारणवाद और साहित्यिक प्रतिक्रिया है, जो मनुष्य को ऐसी बाह्य और आंतरिक ताकतों का शिकार मानता है। और यथार्थवाद मनुष्य को छूट देता है कि जटिल परिस्थितियों के बीच अपना चुनाव करे, और प्रकृतवाद मनुष्य को पूरी तरह से परिस्थिति का गुलाम मानते हुए किसी तरह से चुनाव की छूट नहीं देता। तो 19वीं सदी के आखिरी दशक में अमेरिका में कहानी का एक नया धरातल निकलता है। स्टीफन क्रेन के साथ अमेरिकी कहानी में एक नया युग आता है। क्रेन ने कहानी में आख्यान की विभिन्न तकनीकों के साथ महत्वपूर्ण प्रयोग किए। यथार्थ और प्रभाववादी अभिव्यंजना को कहानी की शैली में समावेशित किया। अमेरिकी लेखिका केंट चॉपिन ने भी अपनी कहानियों में आंचलिकता की अभिव्यक्ति दी। और जब 20वीं शताब्दी के में अगर अमेरिकी कहानी की बात करते हैं तो 20वीं शताब्दी में तो कहानी एक सशक्त विधा बन चुकी है आज एक, तो जिससे पाठकों की संख्या भी बहुत हो गई। पहले तो बाजारवाद नहीं था अमेरिका में, तो कहानी में उतना महत्व नहीं रखता था कहानी अमेरिका के लिए, पर साहित्यिक पत्रों और किताबों के बाजार में कहानी लेखक को आलोचनात्मक अनुशंसा के साथ जीविका उपार्जन की सुरक्षा प्रदान करता है 20वीं शताब्दी में कहानी। इसीलिए 20वीं शताब्दी की शुरुआती दशक में कहानी कविता उपन्यास की तरह ऐसी सक्षम विधा बन गई कि जो है विभिन्न तरह की कहानियां लिखी जाए। अमेरिकी कहानी के इतिहास में अगर देखें तो 20वीं शताब्दी में उसका अमेरिकी कहानी का जो है व्यापक विकास हुआ है, और सामाजिक परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के बीच ही हुआ उसका विकास। तो 1940 के बाद कहानी में जो है प्रकृतवाद का पतन हो गया था, मगर यथार्थवाद का वर्चस्व पूरी तरह से जो है अभिव्यक्त हो रहा था। विलियम फॉकनर उपन्यासकार के रूप में फेमस थे। फिर उसके बाद स्कॉट फिचरलैंड की कहानियां आती है। अमेरिकी यहूदी कहानी लेखक संघ आते हैं, जॉन अपडाइक, रेमंड कॉर्वर। अमेरिकी कहानी का फिर शिल्प भी जो है एक अलग तरह का आता है। और अमेरिकी कहानी में जो अफ्रीकी अमेरिकी कहानी की चर्चा अगर हम करते हैं तो चार्ल्स डब्ल्यू चेस्टन की कहानियां जो है चेस्टन
के जो है अश्वेत अमेरिकियों की आवाज, जो अफ्रीकी अमेरिकी कहानी के बारे में बात कर रहा हूँ, अश्वेत जो है अमेरिकियों की आवाज को एक नई आवाज के रूप में प्रतिष्ठा की। आगे चलकर जॉन पेडलेटन कैंडी, थॉमस नेल्सन पेंज जो है उस कहानी को सशक्त बनाते हैं, उनके विचार को। स्त्री लेखन के बारे में अगर चर्चा करें अमेरिका में, तो अमेरिका में कहानी लेखन की यथार्थवादी परंपरा स्त्री कहानीकारों की वजह से ही आगे बढ़ी है, क्योंकि 19वीं सदी की लेखिकाओं ने कहानी में आंचलिकता को दिखाया। इनमें हैरियट बीचर स्टो, सिलिया थेक्स्टर, सारा आन जूवेट आदि महिला कथाकार हैं, और उन्होंने जो है महत्वपूर्ण नारी संबंधी विचारों को अपनी कहानियों में दिखाया है। वो यहूदी कहानी लेखिका भी कई हुई। तो अमेरिकी यहूदी लेखन की जो कहानी हुई वह अपने अनुभवों पर लिखी गई कहानी है। 1880 से 1920 के बीच की जो यूरोप की करीब जो है 200 करोड़ यहूदियों का प्रवासन अमेरिका में हुआ था। हालांकि अमेरिका में यहूदियों का लेखन पुराना है, मगर पहले महत्वपूर्ण अमेरिकी यहूदी लेखन प्रवासन की इसी बड़ी लहर से उत्पन्न हुआ। बहुत लोग आ गए तो ही उन्होंने लिखने का जो है और थोड़ा अधिक ध्यान दिया, और एक सशक्त विधा के रूप में अमेरिका में हम देखते हैं कहानी का विकास। तो अमेरिका में कहानी के विकास में अगर हम देखते हैं, वाशिंगटन इरविन की कहानियां रिप वन विकल और द लीजेंड ऑफ स्लीपी होलो की आधुनिक अमेरिकी कहानी से अमेरिका में कहानी की शुरुआत मानी जाती है। यदि इरविन को अमेरिकी कहानी का जनक माना जाता है, तो नेथनियल हार्थन और एडगर एलन को इस नए कला रूप के संस्थापक है, जो आज नई कहानियां अमेरिकी कहानियों में आ रहे हैं। और मेलीवेले के बाद कहानी की रोमानी परंपरा महत्वपूर्ण लेखक हैं फिटज, जेम्स ओ ब्रायन और हैरियट प्रेस्कॉन स्फोर्ड। कहानी की इस परंपरा को आगे जिस तरह से बढ़ती है, रोमानी परंपरा से यथार्थवादी परंपरा की ओर आती है, तो हम देखते हैं कि अमेरिकी कहानी में यथार्थवाद को प्रतिष्ठित किया गया। अमेरिकी यथार्थवाद के महान लेखक में विलियम डीन हावेल्स, हेनरी जेम्स और मार्क ट्वेन का नाम उल्लेखनीय है। तो 20वीं शताब्दी का आरंभ होते होते अमेरिका में जो है अमेरिकी कहानी एक महत्वपूर्ण जीवंत विधा बन चुकी थी, और 20वीं शताब्दी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर भौतिक विकास, आश्चर्यजनक विकास कहानी का होता है, क्योंकि जो ऐसी सुख समृद्धि महत्व पहले शताब्दी में अकल्पनीय थी, तो 20वीं शताब्दी में स्त्री कहानीकार भी जो आती हैं अमेरिका में, या फिर यहूदी कहानीकार, सभी ने जो है अमेरिकी कहानी को आगे बढ़ाने में प्रमुख स्थान दिया है। इसके बाद हम एशिया में कहानी की चर्चा करते हैं। जो एशिया यानी चीन, जापान, कोरिया, ये पूर्वी एशिया के प्रमुख देश हैं। एशिया में कहानी में पहले पूर्वी एशिया, फिर मध्य एशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका की कहानी पढ़ेंगे, पश्चिमी फिर दक्षिणी एशिया। तो चीन, जापान, कोरिया ये पूर्वी एशिया के प्रमुख देश हैं। अगर चीन में बात करें, उन्नीस 1911 में चीन के लोकतंत्र की स्थापना के बाद कहानी की विकास की यात्रा ने गति पकड़ी। लू सुन उस समय के एक श्रेष्ठ कहानीकार थे, और उनकी पागल की डायरी और अन्य कहानियां चीन की देशज भाषाओं में लिखी गई थी। लू सुन आधुनिक चीनी साहित्य का जनक माना जाता है। लू सुन को आधुनिक चीनी साहित्य का जनक माना गया, और उनके 26 कहानी संग्रह संकलित थे, और सबसे प्रसिद्ध कहानी थी आह क्यू की सच्ची कहानी। चीन में महिला कथाकारों का भी नाम दिया गया, वह भी जो स्त्रीवादी नजरिए से लिखी गई बहुत फेमस हुई कहानियां। मिस सोफिया की डायरी कहानी उनकी बहुत फेमस हुई महिला लेखक में। और जापान में 20वीं सदी में आधुनिक कहानी लेखन की शुरुआत के बारे में
शोनसुके अकुतगावा की कहानियों से होती है। उनकी कहानियों में मनुष्य के अंतर्मन की गहराई को दिखाया गया है। जापान में जो कहानियां हैं, उनकी प्रसिद्ध कहानी है कुंज के भीतर कुनिकिदा तोक्को, काई नगाई, नात्सुके सोसकी आदि जो है जापानी कहानीकार रहे। कोरिया में भी आधुनिक कहानी की शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई। कि सी क्वांगशु की कहानियां जो है आधुनिक कोरियाई कहानियों की शुरुआत मानी जा सकती है। वास्तव में कोरिया एक ऐसा देश है जहां कहा जा सकता है कि एशियाई देशों में सबसे महत्वपूर्ण कहानीकारों ने जन्म लिया था कोरिया में। सी की यांग, किंग तोंगहिन, की ह्योशा, किम यू जोंग आदि जो है कोरियाई लेखकों को नई दिशा देने वाले कहानीकार हैं और इन्होंने विश्व प्रसिद्ध कहानियां लिखी। उसके बाद मध्य एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में अगर कहानी की चर्चा करें तो मध्य एशिया की कहानी में अपना एक आधुनिक स्वरूप धारण किया था 1920 से 1950 के समय में जो कहानी लिखी गई। एशिया के कहानीकारों में अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तानी कहानीकारों का अलग स्थान है, क्योंकि पाकिस्तान भारत से ही भारत का ही पहले प्रांत था। उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पाश्तो और सुराइकी भाषा में लिखते हुए पाकिस्तानी कहानीकार बहुलतावादी स्वर और अनुभवों की विविधता के लिए जाने जाते हैं। पाकिस्तान के एक अलग राष्ट्र के रूप में जन्मे उसके 60 वर्ष के इतिहास को समेटते पाकिस्तानी कहानी को अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जनता की आशा, आकांक्षा और उनकी संस्कृति का प्रतिबिंब उनकी कहानियों में देखने को मिलता है। प्रमुख पाकिस्तानी कहानीकार है सादत हसन मंटो, मजहर उल इस्लाम, तनियाल, मोइनुद्दीन मुमताज मोती, मोहम्मद तसीम बट, अहमद नदीम काजमी, सादिया कुरैशी एक लेखिका हैं, खाकान साइद, ताहिर नकवी, शौकत तनवी, साइला अब्दुल्ला लेखिका। तो पाकिस्तान में अंग्रेजी भाषा में भी बहुत सारी विश्व स्तरीय कहानियां लिखी गई। इसमें पाकिस्तान में रहने वाले विदेशों में बड़े प्रवासी लेखक शामिल थे और अंग्रेजी पाकिस्तान की राजकीय भाषा है। अंग्रेजी पाकिस्तान की जो है राजभाषा है और उन्होंने पाकिस्तानी में बहुत सारे जो है इन लेखकों ने सादत हसन मंटो, इन्होंने या फिर कई लेखिका का नाम जिसका मैंने बताया, उन्होंने पाकिस्तान में कहानी विधा को सशक्त बनाया। और बांग्लादेश में कहानी लेखन की मुकम्मल शुरुआत मुक्ति संग्राम के दौरान हुई। मुक्ति संग्राम के जो विभिन्न अध्याय थे, जो गाथाएं थे, संघर्ष से उपजे विभिन्न सपने, उनको बताया गया। प्रमुख बांग्लादेशी कहानीकार है बसर अल हेला, हसन अजीजुल हक, शौकत उस्मान, अबू जफर शमसुद्दीन आदि। लेखिका है तस्लीमा नसरीन, सेलिना हुसैन। तस्लीमा नसरीन हिंदी में भी लिखती है। तो श्रीलंका में अगर कहानी के बारे में हम चर्चा करें तो वहाँ की भाषा सिंघली भाषा है और उन्होंने अपने देश की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को आधार मानकर कई कहानियां लिखी है। सिंघली भाषा के अलावा अंग्रेजी और तमिल भाषा में भी कई कहानियां लिखी जा रही है। पश्चिमी एशिया की भी कहानियां, अरबी कहानी, फारसी कहानी, तुर्की कहानी के रूप में पश्चिमी कहानियों का परिचय हम देखते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में भी कहानी, चाहे वो बर्मा में हो, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इन सब राष्ट्र की कहानियों को अगर हम देखें तो कहानी के विकास में प्रभावित करने वाले प्रमुख जो कारक हैं वह है वहां का माहौल, वहां का परिवेश। तो इसके बाद लैटिन अमेरिका, अफ्रीका देश की भी कुछ कहानियां थी।
उसमें हम प्रमुख अफ्रीकी कहानीकार पीटर अब्राहम, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेजी भाषी कहानीकार हैं, वो एक प्रमुख कहानीकार रहे हैं। तो अमेरिका और अफ्रीका के विभिन्न देशों में जो कहानी की विकास की परंपरा है, उस पर अगर हम चर्चा करते हुए देखते हैं कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो कहानीकार, यूरोप के कहानीकार की कथा दृष्टि के बीच के अंतर को यहाँ अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इन देशों में कहानी के विकास पर वहां के स्वाधीनता संग्राम का पूरा असर देखने को मिलता है। कहानी की औपनिवेशिकता या सशक्त चुनौती देते हुए